तेज बहादुर ने एक और बात कही कि पूजा पाठ न किया जाए। जी क्या मकसद है? देखिए, टीका लगा के आ रहा है, वो भी आरएसएस के हैं। तो मैं उस जात पे आप मत जाइए, जो मानववादी हैं उस विचारधारा के उस पे आप जाइए। चर्चा को आप ले लीजिए, शिव चर्चा के आरएसएस की नीति है, उसने एक नीति भेज दिया, उसमें हमारी पिछड़ी अनुसूचित की महिलाएं जाती हैं, न कि संपन्न घर की या संपन्न परिवार की महिलाएं जाती हैं। यह सरकार ये सारी चीजें इसलिए कर रही है कि यह मानववाद लगाने के चक्कर में है। नया संविधान भी बना। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में। देवरिया जनपद का ये लार टाउन है। यहाँ एक निजी मैरिज हॉल है और यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा था। भारतीय राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत एक कार्यक्रम हो रहा था। हमारे साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फतेह बहादुर जी। सीधे सवाल आपसे करूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है तो क्या जरूरत पड़ गई इस संगठन को जातिवाद के एंगल से आवाज़ उठाने की? फतेह बहादुर को देखिए, यह जातिवाद स्थिति से एंगल से नहीं है। संगठन का मेन मकसद है पिछड़ी, अनुसूचित, अगड़े पिछड़े में भी गरीब लोगों का। इस संगठन का मतलब है इस सरकार के मतलब रवैये के खिलाफ उसका मतलब कि उसको विरोध करना, लोगों को समझाना, लोग ये कैसे सरकार हटेगी, अगर ये सरकार नहीं हटती है तो फिर जो हम आज़ादी से पहले यानी 1947 के पहले जो हम स्थिति में थे उसी स्थिति में फिर चले जाएंगे। इसलिए कि सरकार यह वही चाह रही है। जैसे मान लीजिए, हम एक उदाहरण भी आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यह सरकार 10% पिछड़ों का आरक्षण काट के दे दिया, किसी ने नहीं बोला। तो दूसरी चीज़ कि यह सरकार हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र, तो यह सरकार ये सारी चीज़ें इसलिए कर रही है कि यह मानववाद लगाने के चक्कर में है। नया संविधान भी बन के रखा हुआ है, नया सदन भी बना। तो यह सरकार लोगों को सिर्फ राशन, तेल, साबुन या तरह तरह की लुभावनी चीज़ें बता करके जनता को अपने पक्ष में करके यानी ये मानववाद लगाना चाह रही है। यह सरकार का ही मंशा है। इस नाते यह संगठन यह कह रहा है कि आप हमारे संविधान को मत छेड़छाड़ करो, क्योंकि पिछड़ी अनुसूचित के पास ज़मीनें नहीं होती हैं। पिछड़ी अनुसूचित कौन होता है साहब? पिछड़ी अनुसूचित तो होता है जो गरीब है, जो अति पिछड़ा है। तो मान लीजिए अति पिछड़ों के पास जगह ज़मीनें नहीं हैं, वो पहले से गरीब है। अगर मान लीजिए कि इस परिस्थिति में अगर मानववाद सरकार लगा देती है या सरकार मानववाद की तरफ ले जा रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है, मंदिर मस्जिद करके, अभी बताइए 14,000 करोड़ रुपया से लगा करके मंदिर बनवाया गया। अगर उतने पैसे से कोई कल कारखाना बना होता तो आज हमारे मजदूर भाई, पिछड़ी अनुसूचित के लोग या अगड़े पिछड़े के गरीब लोग उसमें अपना मान लीजिए गुजर बसर करते। फतेह बहादुर, ये मान लिया जाए कि जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ सवर्णों का विकास कर रही है, बाकी किसी का नहीं। सवर्णों का विकास कर रही है, मानववादियों का विकास कर रही है। मानववादियों की कोई जात नहीं होती है, हर जात में मानववादी हैं। यह सरकार शुद्ध रूप से आप जान लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, न तो किसानों की है, न तो मजदूरों की है। अगर मजदूरों को, और शुद्ध रूप से यह सरकार पूंजीपतियों की है और आडंबर की है। यह हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, यानी ये हमेशा एक दूसरे को सांप्रदायिक दंगे के तहत लड़ाना चाहती है। इस सरकार का ये मंशा रहता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक यादव वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बनाया और छत्तीसगढ़ में एक एससी कास्ट के। कैसे मान लिया जाए कि ये पार्टी विकास नहीं कर रही है? मैंने कहा ना आपसे, अभी आपको आपके सवाल का जवाब मैंने दिया कि मानववाद किसी जात में नहीं है। आप जरा मोहन यादव को देख लीजिए, जब टीवी या चैनल पे आ रहे हैं तो टीका लगा के आ रहा है, वो भी आरएसएस के हैं। तो मैं उस जात पे आप मत जाइए, जो मानववादी हैं उस विचारधारा के उस पर आप जाइए। वो जात पे क्या आप बता दीजिए, हम भी यादव हैं। आप कहें कि हम नहीं बीजेपी को वोट करेंगे तो हम कभी नहीं कर सकते। तो उस या तो मतलब एक लुभावना दे रही है। मैंने अभी आपको कह दिया कि यह सरकार तरह तरह की समाज में लुभावना दे रही है, तरह तरह की चीज़ें ऐसा खड़ा कर रही है एंगल, जिससे लोगों को लगे कि नहीं ये सरकार हमारे पक्ष में। वो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का क्या मतलब था? मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का यही मतलब था कि यादव उससे लोभित होंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे यादव हैं, जो संविधान जानते हैं, जो समझवादी हैं, जो समाजवाद को जानते हैं, वो क्या मोहन यादव के आ जाने से बीजेपी को वोट करेंगे? कभी नहीं कर सकते, कभी बीजेपी को वोट नहीं। अपने संबोधन के दौरान फतेह बहादुर ने एक और बात कही कि पूजा पाठ न किया जाए। जी, क्या मकसद है? देखिए, पूजा पाठ मैं नहीं कहा, मैं किसी श्रद्धा या किसी के आस्था पे ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। मैं जो जैसे आरएसएस की नीति है, शिव चर्चा को आप ले लीजिए।
शिव चर्चा के आरएसएस की नीति है, उसने एक नीति भेज दिया, उसमें हमारी पिछड़ी अनुसूचित की महिलाएं जाती हैं, न कि संपन्न घर की या संपन्न परिवार की महिलाएं जाती हैं। वो अपना समय जा कर के नुकसान करती हैं। मेरा ये कहना था कि आप पूजा पाठ कर लो, अपने घर में कर लो। आप जितने टाइम मंदिर में जा कर के शिव चर्चा करती हो, उतने टाइम में आप अपना खाना बना लोगी, उतने टाइम में आप अपने किसी जानवर को खिला लोगी, उतने टाइम में आप पढ़ी लिखी हो तो अपने बच्चों को पढ़ा लेगी। यानी मेरे कहने का मतलब कि आज समय नुकसान न करो। छठ पूजा का मतलब मैंने बताया, छठ पूजा का मतलब ये है कि मान लीजिए छठ पूजा का मतलब सूर्य पूजा, आप सूर्य पूजा में ना जाओ, अरे सूर्य पूजा करो, लेकिन अब जा करके बिना मतलब का आडंबर में खड़ा, ये सब आरएसएस की नीति है। आरएसएस आपके दिमाग को यानी दिमाग को गुलाम करती है। तो आज भी हमारा पिछड़ी अनुसूचित लोग ये संगठन बनाने का एक और मकसद आप जान लीजिए, इस संगठन का मेन मकसद है कि आज भी हमारे पिछड़ी अनुसूचित के लोग आडंबर के पीछे फंसे हुए हैं। जिस मंदिर में मुझको, जबकि हमारे समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिस मंदिर में मुझको न आरक्षण है, न जिस मंदिर में मुझको जाने का आदेश है, न हम जा सकते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, तो हम आडंबर में नहीं है तो कहाँ है? तो मैं लोगों को ये समझा रहा हूँ कि आप अपने श्रद्धा से जिसको पूजा करना है, पाठ करना है करो, जिसको भी मानना है मानो, लेकिन जो आडंबर की चीज़ें, जैसे मैं मान लीजिए किसी नाले में कहीं से एक बिल के ऊपर से पानी बहने लगेगा, तो पता चला कि वहाँ अभी गंगा जी ऊपर आ गई, तो हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग लोग जो आस्था को मानते हैं पहुँच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे मैं ब्रेक लगाना चाह रहा हूँ। क्या वजह है कि अभी तक नहीं लग पा रहा है ब्रेक? काफ़ी दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं, क्या वजह है? क्या युवा जाग नहीं पा रहा है या फिर जो 85 वाला समीकरण ये समझ नहीं पा रहा है आपकी बातों को? उसका भी वजह मैं बता दे रहा हूँ। देखो, पहला वजह तो उसका ये है कि जिस रूप से अभी पिछड़ी अनुसूचित में शिक्षा होनी चाहिए, उस रूप से शिक्षा नहीं हुई। आज़ादी के बाद बाबा साहब ने जो अम्बेडकर जी ने जो संविधान में दिया शिक्षा का अधिकार, वो अधिकार अभी किसी सरकार ने नहीं दे पाया। अब तक मानववादियों की ही सरकार रही है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो। पिछड़ी अनुसूचित को जो शिक्षा मिलनी चाहिए अब तक नहीं मिली। हाई एजुकेशन में आप देख लीजिए कौन है, 17.5% पूरे भारत के सर्वोच्च पद होते हैं, जिसमें 13.5% वही लोग हैं। तो मेरे अगर लोग नहीं मान रहे हैं, आस्था पे जा रहे हैं, तो कुछ तो मान लीजिए परंपरा को मान रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी हमारे में कुछ लोग जाहिल हैं जो परंपरा को मान रहे हैं, और कुछ स्थितियाँ ये हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है। हम अभी नहीं अच्छी तरह से जान पा रहे हैं कि हमारा नुकसान कहाँ हो रहा है। हमारे लोग धीरे धीरे अब जाग रहे हैं, जान जाएंगे कि हमारा नुकसान कहाँ हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो क्या बीजेपी की सरकार बनती? जहाँ 85 लोग खड़े होते, जहाँ 15 लोग खड़े होते, यानी जहाँ अभी गरीब आज खड़ा कर दिया जाए 2 कैटेगरी में, तो सबसे ज़्यादा संख्या गरीबों को होगी, लेकिन फिर भी बड़े लोगों की सरकार बन रही है। तो इस नाते हमारे लोग कहीं ना कहीं अशिक्षित हैं, शिक्षा का अभाव है, जिसके आधार पे परंपराओं से ग्रसित है। इस नाते अभी वो सारी चीज़ें नहीं टूट रही हैं, लेकिन 100% में ये मान के आप चलिए कि 50% वो सारी चीज़ें टूट चुकी हैं। बिल्कुल, आगे और लोग हैं, बातचीत करेंगे उनसे। हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अभय नंदन बर्नवाल, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बर्नवाल जी, भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी विरोध होता है और कई वर्षों से हो रहा है, जब से सरकार है तब से विरोध हो रहा है, फिर भी जीत जा रही है हर जगह। क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को धन्यवाद। सबसे बड़ी वजह है हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग, हम लोग शुरू से ही मांग करते हैं कि सरकार यदि कुछ देना चाहती है तो प्राइमरी से स्नातकोत्तर तक, एमए तक फ्री शिक्षा की व्यवस्था करे। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक व्यवस्था बदलेगी नहीं। तो हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, प्राइमरी से लेकर के स्नातकोत्तर तक, एमए तक फ्री शिक्षा दी जाए, सबको तकनीकी शिक्षा दी जाए, जिसको वो समाज में अपना कमा सकें, खा सकें और भोजन का अभाव न हो। दूसरी चीज़ वो कुछ देना चाहते हैं तो इलाज की व्यवस्था फ्री हो, टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर तक। कोई दिया कि 5 लाख है या 50 लाख है, यदि हमें बीमार हैं तो हमको इलाज चाहिए, इलाज की व्यवस्था फ्री होनी चाहिए। और जो आप भारतीय समाज पार्टी की बात करते हैं, देखिए भारतीय पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी रही हो, मुख्य रूप से शुरू से ये संघर्ष चला आ रहा है। सबसे बड़ी व्यवस्था ही है शुरू से रोटी, कपड़ा और मकान, 3 बुनियादी चीज़ें हैं। इसी के लिए संघर्ष शुरू से हो रहा है। और मुख्य रूप से 2 ही जातियां निवास करती हैं देश में, एक अमीर और एक गरीब, एक शोषित है, एक शोषण करता है। तो हमेशा ये संघर्ष है और संघर्ष जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। ये नहीं, इसका अंत नहीं हो सकता। जब तक ये शोषित लोग रहेंगे, जब तक इनको शिक्षा नहीं मिलेगी, इनको आवास नहीं मिलेगा, इनको इलाज नहीं मिलेगा, ये संघर्ष चलता रहेगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार निवेदन करेंगे
सरकार से कि फ्री शिक्षा और फ्री इलाज की व्यवस्था की जाए।